मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी शुद्धिकरण की। जी हां, शुद्धिकरण यह शब्द आजकल काफी चर्चा में है। और क्यों? क्योंकि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है और इस शुद्धिकरण पर एक सियासी रण घमासान लगातार चलता जा रहा है। लेकिन अब इसमें एक और अध्याय जुड़ गया है और यह है राजनीति का शुद्धिकरण, बल्कि मैं कहूं सत्ता का शुद्धिकरण। आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 130वीं। और क्या बदला जा रहा है? अगर आप जेल में रहते हैं 30 दिन से ज्यादा और आपको 5 साल की सजा सुनाई गई है किसी भी मामले में, और अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं या राज्य में मंत्री हैं, तो 31वें दिन या तो खुद हट जाओ, सत्ता में से त्याग पत्र दे दो, वरना स्वतः आपका त्याग पत्र कबूल कर लिया जाएगा, यानी कि आप सत्ता में नहीं बनेंगे। तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे ये तो अरे भाई बहुत अच्छी बात हुई, ये क्या तमाशा बना रखा है, अपराध करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, पर सत्ता से चिपके रहोगे, जेल भी जाओगे, लेकिन त्याग पत्र नहीं दोगे। यह तो होना चाहिए, यह तो अच्छी पहल है। लेकिन राजनीति में जो दिखता है और होता है उसमें बहुत फर्क होता है, दिखने और होने में। और टाइमिंग इज ऑफ एसेंस। कोई चीज किस वक्त क्यों की जा रही है और उसी वक्त क्यों की गई, उसी में राजनीति छिपी होती है। तो ये 11 साल बाद ऐसा क्यों याद आया कि भाई सत्ता के शुद्धिकरण की जरूरत है देश को, राजनीति का शुद्धिकरण हो जाएगा। क्या ये वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को लेकर कुछ घमासान मच गया है एनडीए में? क्या चंद्रबाबू नायडू थोड़े नाखुश हैं? वो आंखें तरेर रहे हैं, ही इज फ्लेक्सिंग हिज मसल्स कि हमारी बात भी माननी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा चलेगा, जो आप करें, जो बीजेपी कहे वही सही। कुछ चर्चाएं हो रही थी, खबरें आ रही थी, राहुल गांधी के संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू। अब क्या मुख्यमंत्रियों को बताया जा रहा है आपको कभी भी हम हटा देंगे। और ये सारे जो आरोप लगते हैं या ईडी या सीबीआई का शिकंजा कसता है वो विपक्षी दल के नेताओं पर ही क्यों? वो 96% विपक्षी दल के नेता हैं, यह आंकड़ा मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो उसकी तैयारी हो रही है और केंद्र किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को क्या हटा सकता है? केंद्रीय एजेंसियां वहां चली जाएं तो हमारे संघीय ढांचे का क्या होगा? तो यहां सवालों की एक लंबी फेहरिस्त शुरू हो जाती है, राजनीति भी शुरू हो गई है। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के बाद अब बारी आ गई है सत्ता के शुद्धिकरण की। जी हां, आपने सही सुना। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया संसद में। और इसके मूल में क्या है कि देखिए, लोग सत्ता से ऐसे चिपक जाते हैं और उसका दुरुपयोग भी करते हैं, उसका बेजा इस्तेमाल किया जाता है, बावजूद इसके कि आप पर आरोप लग जाएं भ्रष्टाचार के या और संगीन आरोप हों, आपको सजा भी सुना दी जाए, 5 साल की सजा सुना दी गई, जेल में आप बैठे हैं, जेल से आप कैबिनेट मीटिंग कर नहीं सकते, कोई फैसले ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी बने रहते हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं या मंत्री बने हुए हैं। यह हास्यास्पद हो जाता है, लोकतंत्र इससे कमजोर होता है। तो अब सरकार ने मन बना लिया है कि 30 दिन अगर आप जेल में रह चुके हैं और 5 साल की सजा सुनाई गई है या उससे ज्यादा की किसी भी जुर्म को लेकर, तो आपको त्याग पत्र देना ही होगा। और यह विधेयक जब कानून बनेगा, यह प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के मंत्रियों पर लागू होगा। यानी कि जो हमने अभी पिछले कुछ दिनों में देखा था, पिछले साल हमने देखा 177 दिन जेल में रहे अरविंद केजरीवाल, आरोप भ्रष्टाचार के थे, लेकिन बाद में बेल मिली। तब वो जब मिल गई उसके बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 177 दिन वो जेल में ही बैठे रहे
और मुख्यमंत्री बने रहे, कोई फाइल साइन हुई नहीं। तो ये सत्ता का तो दुरुपयोग है, ये माहौल तो बनता है। ये कौन सी व्यवस्था है? हालांकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आप पर आरोप लगते हैं, आपको सजा सुना दी जाए तो आपको त्यागपत्र देना जरूरी होगा, लाजमी हो जाएगा। अब इसके पीछे वजह भी समझनी होगी। भाई, हमारे संविधान के जो निर्माता थे, जब उन्होंने इतना बड़ा संविधान बना दिया, हर चीज पर बारीक निगाह डाली, और 129 संशोधन विधेयक पेश हो चुके हैं इस देश में, इतनी बार संशोधन हो चुका है, तो ये 130वें पर ही नंबर सत्ता के शुद्धिकरण का क्यों आया? क्योंकि दुरुपयोग भी तो होने की आशंका लगातार बनी रहती है। भाई, अरविंद केजरीवाल पर आरोप साबित तो नहीं हुए। ए राजा मंत्री थे यूपीए सरकार में, आरोप लगे भ्रष्टाचार के, जेल में भी रहना पड़ा। 1.5-2 साल वो जेल में रहे, इस्तीफा दे दिया था, बाद में क्लीन चिट मिल गई। तो भाई, ना हींग लगी, ना फटकरी, ना पैसा खाया था, ना कुछ और किया था, पर रंग चोखा नहीं आया, रंग बिल्कुल काला पड़ गया। आपको सत्ता से विदाई हो गई। आरोप भी तो गलत लग सकते हैं, या फंसाया भी तो जा सकता है। विपक्ष इस बात को लेकर लगातार मुखर रहा है पिछले कुछ सालों से कि भाई सीबीआई हो या ईडी हो, इनका शिकंजा, तथाकथित शिकंजा, सीबीआई जो पिंजड़े का तोता सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, वो अपने सरकारी आकाओं के इशारे पर सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और वो आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए हैं। एक 96% जितने राजनेताओं पर केस हुए सीबीआई के, वो विपक्षी नेता थे। पिछले 10 सालों में ईडी ने 193 राजनेताओं पर शिकंजा कसा है, लेकिन सजा कितनों को हुई? कन्विक्टेड कितने हुए? आरोप सही साबित कितनों पर हुए? महज 2%, सिर्फ 2%। स्ट्राइक रेट 1% से भी कम। तो इसी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह भी, क्या वोटर शुद्धिकरण से तो नहीं जुड़ता ये सत्ता के शुद्धिकरण का मसला? क्योंकि बीच में खबरें बहुत आ रही थी दक्षिण से। अब थोड़ी क्रोनोलॉजी समझिए। दक्षिण से ही एनडीए ने, खास बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है, सीपी राधाकृष्ण, तमिलनाडु से आते हैं। जगनमोहन रेड्डी, आंध्रा के मुख्यमंत्री, लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि कुछ खिचड़ी पक रही है। भाई, वो खिचड़ी क्या? कि राहुल गांधी से लगातार मुलाकात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। पर चंद्रबाबू नायडू तो उन 2 बैसाखियों में से एक बैसाखी है जिसके सहारे एनडीए की सरकार चल रही है केंद्र में, क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर 240 सीटें हैं। सत्ता से उस जादुई आंकड़े से बहुमत के 32 सीटें कम, उसमें 16 सीटें टीडीपी की हैं। अब टीडीपी पींगे बढ़ाने लगा है क्या विपक्ष के साथ? और ऐसे में अब उसे बताया जा रहा है कि सत्ता की गद्दी से आउट किया जा सकता है। और यहां सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं है। ये अगर कानून बन गया, ये विधेयक कानून की शक्ल अख्तियार कर लेता है, तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उन पर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, वो तो जेल में भी होकर आए। हां, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और यहां मैं ये बता दूं, 30 दिन हिरासत में रहे तो 31वें दिन गद्दी तो चली जाएगी, लेकिन अगर आप आरोप मुक्त हो जाते हैं तो आप वापस आकर गद्दी पर काबिज भी हो सकते हैं। इस पर कोई रोक नहीं है। यही बात अमित शाह भी कह रहे हैं कि भाई, मेरे ऊपर भी आरोप लगे थे जब मैं मंत्री था गुजरात सरकार में, तो मैंने पदों से इस्तीफा दिया, केस लड़ा, चुनाव केस जीता, उसके बाद वापसी की सत्ता के गलियारों में। पर मैं हेमंत सोरेन की बात कर रहा था। हेमंत सोरेन के साथ साथ रेवंत रेड्डी, उन पर भी 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस था।
वो जारी है अभी, वो दरवाजे खुल सकते हैं क्या? डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक में, उन पर भी इंक्वायरी चल रही है। तेजस्वी यादव, अब अगर, बहुत बड़ा अगर है, बिहार में वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सत्ता आ जाती है महागठबंधन की, उन पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो ये दरवाजे फिर से खुल जाएंगे क्या? और निचली अदालत में आपने देखा है किस तरह से आपको सूली पर टंगा दिया जाता है, लटका दिया जाता है, बाद में चाहे मामला उस पर रोक भी लग जाए या फैसला पलट दिया जाए सर्वोच्च अदालत में। भाई राहुल गांधी को निचली अदालत ने 2 साल से ऊपर की सजा दे दी, 2 साल से कम होती सांसदी नहीं जाती, तो सांसदी गई लेकिन उसे बहाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां अदालत को कौन रोकेगा? और सजा सुना दी गई और आपको जेल हो गई, आप गए बाहर, और वो मामला सालों साल चलता आया। 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले इस वक्त भारतीय अदालतों में लंबित हैं, सालों साल गुजर जाते हैं फैसला आते आते। तो तब तक आदमी राजनीतिक वनवास ही काटेगा क्या? तो शुद्धिकरण अपने आप में कागज में पहली निगाह में लगता है बहुत अच्छी चीज है, नैतिकता नाम की तो चीज ही खत्म हो गई है राजनीति से। वो दौर चला गया कि लाल बहादुर शास्त्री, एक रेल हादसा हो जाता है तो इस्तीफा दे देते हैं, पुराने जमाने की, गुजरे जमाने की बात लगती है वो, नई पीढ़ी को तो याद भी नहीं होगा। अब तो देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि ये कोई यूपीए की सरकार थोड़ा है, एनडीए की सरकार है, यहां हम इस्तीफे नहीं देते। पर इस्तीफे ले लिए जाएंगे क्या? यहां पर संघीय ढांचे का भी सवाल आ जाता है। भाई राज्य में, अब बिहार में है तो बिहार की जनता चुनेगी ना कि कौन मुख्यमंत्री है, तो केंद्र में सरकार थोड़ा तय करेगी कि मुख्यमंत्री को हम हटा सकते हैं या उसे खुद हटना पड़ जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों ने केस डाला, 5 साल की सजा किसी निचली अदालत ने सुना दी, जेल में आप 30 दिन रहे, गए बाहर। ये तो राज्य की जनता ने जो अपना मताधिकार इस्तेमाल किया, अपना जो विवेक इस्तेमाल किया, वोट का अख्तियार जो उन्होंने बटन दबाकर किया, क्या उसका अपमान नहीं हो रहा है? इसी बात को उठा रही हैं ममता बनर्जी। वो कह रही हैं कि यह संशोधन विधेयक सुपर इमरजेंसी से भी आगे का कदम है, न्याय व्यवस्था कमजोर कर वन मैन वन पार्टी वन गवर्नमेंट सिस्टम की तैयारी हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं जैसे पुराने जमाने में राजा किसी को भी उसके पद से हटा देते थे, कुछ वैसा ही बीजेपी चाहती है, ये लोकतंत्र को नहीं मानते। मनोज झा कह रहे हैं अभियोग या अभियुक्त बल्कि मैं कहूं और दोषी का फर्क मिट गया है। भाई आप पर आरोप ही लगे ना, गलत भी हो सकते हैं, 30 दिन जेल में गए तो सत्ता भी गई। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्रियों पर ही क्यों? फिर तो किसी सरकारी कर्मचारी पर भी वही 30 दिन से ऊपर की जेल हो गई, उसकी नौकरी खा जाओ। निजी नौकरी में भी ये तो किसी पर भी लागू होना चाहिए। फिर जो 30 दिन से ज्यादा का गया, जिस पद पर है उससे हटा दो उसे। पर इसका दूसरा पक्ष भी है। प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी आजकल चुनावी बयार में तैरने की कोशिश कर रहे हैं पहली बार। वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अगर आप पर कोई आरोप लग रहा है और आप जेल जा रहे हैं तो आप जेल में बैठकर सत्ता नहीं चला सकते। संबित पात्रा ने भी कहा है विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि जेल से सरकार चलती रहे, जबकि रविशंकर प्रसाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं केजरीवाल जैसे लोग जेल जाते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देते, ये बिल उसका उपाय कर रहा है। ऐसे लोगों का उपाय है या जो बात आपकी ना माने उसको डराने की भी तैयारी हो रही है क्या? अमित शाह ने क्या कहा, पलटवार क्या किया है अखिलेश यादव ने, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, और फैसले लेने के बाद भी चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाता।
ऐसे में आज का सीधा सवाल, सत्ता का शुद्धिकरण भीषण होगा। राजनीति का ये रण, यानी कि राजनीति होगी भीषण, सत्ता का शुद्धिकरण, राजनीति होगी भीषण। बिल है बहाना, विपक्ष है निशाना। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी मेरे साथ हैं, ये सत्ता पक्ष की तरफ से हैं। विपक्ष की ओर से सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, देश के जाने माने वकील के मनन भी मेरे साथ हैं, और एक और बेहद खास मेहमान मैंने शुरुआती संबोधन में जिनका जिक्र भी किया, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आतिशी मेरे साथ जुड़ गई हैं। तो आतिशी, ये सत्ता का शुद्धिकरण हो रहा है, इसका आप स्वागत करने के बजाय इस पर सवाल उठाते क्यों दिख रहे हैं? भाई जेल में जाओ तब भी इस्तीफा ना दो, क्या यह सही है? आतिशी, आप तक आवाज गई मेरी? सुरेंद्र राजपूत, अगर आप इस सवाल का जवाब दें। भाई अगर आप जेल में गए हैं, अदालत ने फैसला दिया है, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे। नैतिकता अगर राजनीतिक जमात भूल गई, उसे याद दिला रही है सरकार। गलत क्या है इसमें? संदीप भाई, ये नैतिकता याद दिला रही है या ड्रैकोनियन लॉ है? ये लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं या हिटलर शाही की बात कर रहे हैं? इस बिल का तो सही नाम 130वां संशोधन नहीं होना चाहिए, इस बिल का नाम तो तख्ता पलट कानून होना चाहिए, क्योंकि ये कानून तो आप तख्ता पलट करने के लिए ला रहे हैं। ये कानून तो आप प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक, जो डिक्टेटर बैठा होगा दिल्ली में, उसमें उसके हाथ में ताकत होगी कि प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक का कुछ भी वो चेंज कर दे। आप हमको बताइए कि पिछले 2014 से 5,800 से ज्यादा मुकदमे ईडी ने प्रतिपक्षियों के खिलाफ लिखे, और जिसमें मात्र 14 पर कार्रवाई हुई है, वो भी पुराने 2014 से पहले के केसों पर। और पीएमएलए कानून के अंतर्गत जो लोग भी जेल में गए, उनको 6 महीने से पहले, 1 साल से पहले उनको जमानत नहीं मिलती। तो आप हेमंत सोरेन जैसे आदमी के ऊपर मुकदमा डालिए और उसके बाद उसको जेल में भेजिए और उसकी सत्ता पर काबिज हो जाइए। सीधी सीधी सी थ्योरी है। और मैं आपको बताऊं, यह बिल तो राजीव गांधी के पंचायती राज का भी उल्लंघन है। राजीव गांधी जी की आज जन्मतिथि, हम लोग सब लोग उनको पुण्य स्मरण कर रहे हैं। उस आदमी ने एक कलम से पंचायती राज विधेयक ला करके एक दिन में एक कलम से 29 लाख नए राजनीतिक पद पैदा किए थे। 29 लाख। उन सब पर भी ये क्या नाम पूरी तरीके से ड्रैकोनियन लॉ जो है लागू होगा, और एक दिन में उनकी जो शासक की मंशा होगी, वो शासक की मंशा के अनुरूप होगा। और ये उसी तरीके से भी होगा। पूरे देश को कश्मीर बनाने की ये तैयारी कर रहे हैं कि कश्मीर में जैसे मुख्यमंत्री को नजरबंद कर दिया और उसके बाद सारा का सारा शासन राज्यपाल के अधीन हो गया। आप इस चीज को देखिए ना कि जिस तरीके से ये लोग ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं, तो इनकी मंशा पर प्रश्न उठे तो क्यों ना उठे? आप बताओ हमको। अगर आप हमको ये जो तो आप मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आता हूं अभी सुरेंद्र आपके पास। आतिशी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। आतिशी, यहाँ सुरेंद्र राजपूत भी ये कह रहे हैं, जो आप लोगों ने भी रुख लिया है, नहीं जी ये तो ड्रैकोनियन है, ये सुपर इमरजेंसी है। पर वो मखौल, वो मजाक जो बनाता हुए दिखाई दी आम आदमी पार्टी सत्ता का, 177 दिन अरविंद केजरीवाल जेल में थे, इस्तीफा भी नहीं दे रहे थे, मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट मीटिंग कर नहीं सकते थे, और सरकार भी चल रही थी। मतलब ये जेल से सत्ता का खेल, ये तो रुकना चाहिए ना। गलत क्या कर रही है सरकार?
संदीप जी, ये लोकतंत्र की धज्जियां जो भारतीय जनता पार्टी उड़ाती है वो रुकना चाहिए। जब चुनाव आता है, प्रशासन का मिसयूज होता है, वोट काटी जाती हैं, गलत तरीके से वोट बनाई जाती हैं। किस लिए? गलत तरीके से चुनाव जीतने के लिए। मान लीजिए कि वो करने के बाद भी, वोट करने के बाद नहीं जीते, विधायक चोरी करने पे आ जाते हैं ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, कि अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं साम दाम दंड भेद पैसा धमकी से विपक्ष के विधायकों को खरीदने का प्रयास करते हैं। फिर भी अगर सरकार नहीं बना पाए तो विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, उनको जेल भेजने की कोशिश करते हैं। हमने देखा पिछले साल किस तरह से विपक्ष के 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हेमंत सोरेन जी, अरविंद केजरीवाल जी को जेल डाल दिया गया। हमने देखा किस तरह पिनरी विजयन जी की बेटी पे केस किया गया, किस तरह से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पीछे पड़ा गया। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का एक और कदम है। वोट चोरी पहला कदम है, विधायक की चोरी दूसरा कदम है, अब तो सीएम पद की चोरी पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी। अब तो बहुत आसान है, आपने कानून बना लिया है पीएमएलए। पीएमएलए कानून में गिरफ्तारी के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। पीएमएलए कानून में जमानत मिलना लगभग असंभव है। जमानत मिलती है 6 महीने के बाद। तो जो विपक्ष के आपके, जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पे मुख्यमंत्री पे, वहां के मंत्रियों पर केस करिए, उनको जेल के अंदर डालिए, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाइए, उनको मंत्री के पद से हटाइए, सरकार गिरा दीजिए। किसी पार्टी के सारे नेताओं को आप जेल डाल देंगे तो फिर उनके विधायकों को खरीद के ले आइए आप, क्या दिक्कत है? तो नहीं, ये अगर आरोप लगते हैं, अमित शाह अपना ही उदाहरण यहाँ पर देते दिखाई दे रहे हैं आतिशी। उन्होंने कहा मैं भी मंत्री था गुजरात में, मुझ पर आरोप लगे और मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, आरोप मुक्त हुआ, उसी के बाद सत्ता के गलियारों में वापसी की, वरना राजनीतिक वनवास काटने के लिए मैं तैयार हो गया था। संदीप जी, मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ। इस देश का कानून है कि किसी को 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो जाए तो वो चुनाव ही नहीं, क्योंकि हम देश की राजनीति में क्रिमिनल्स को नहीं चाहते। लेकिन वो कन्विक्शन के बाद है जब देश की अदालत, देश की न्यायपालिका तय कर लेती है कि किसी ने कुछ गलत काम किया है और उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष के मंत्रियों को, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जाता है कन्विक्शन के बाद नहीं, ईडी द्वारा अरेस्ट करके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जिसमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है और जिसमें जमानत का प्रावधान ही नहीं है। तो ये तो बहुत खुला खेल है कि अगर आप वोट की चोरी नहीं कर पाए, अगर आप विधायकों की चोरी नहीं कर पाए, तो आप सीएम की कुर्सी की ही चोरी कर लो। इसके लिए ये कानून लाया जा रहा है। तो मतलब आप जो कह रही हैं, आरोपी और दोषी का फर्क वो साफ इस्टेब्लिश होना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने से सत्ता की कुर्सी या कोई अपनी गद्दी क्यों छोड़े? आरोप साबित हों और साबित हो जाए, 5 साल की सजा हो या 2, जो आप कह रही हैं कि 2 साल की सजा के बाद तो आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते। जब वो कानून है तो ये आज कानून की नौबत क्यों आई? आप सवाल ये उठा रही हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक उदाहरण देखिए, ताजा उदाहरण देखिए। सत्येंद्र जैन जी पे केस होता है। उस केस के तहत सत्येंद्र जैन जी जो सिटिंग मिनिस्टर थे 2 साल जेल में बिताते हैं। पीएमएलए में केस हुआ, ईडी ने गिरफ्तार किया, कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी जेल में रहे। और अब आप देखिए, अब केस उनके खिलाफ, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ केस खारिज हो जाता है। तो जो 2 साल आपने एक विधायक को, एक मंत्री को जेल में रखा, बिना किसी सबूत के जेल में रखा, अगर ये कानून होता तो 30 दिन के बाद आप कहते कि हटिए आप अपने पद से। ये तो बहुत आसान तरीका है भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष की सरकारें गिराने का। नहीं, पर ये सिर्फ सारे आरोप आप भारतीय जनता पार्टी, थोड़ी ढिठाई तो, थोड़ी क्या अच्छी खासी ढिठाई तो आम आदमी पार्टी, आपकी पार्टी ने भी दिखाई ना। अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रहे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, बेल मिली, इस्तीफा दे दिया, आपको गद्दी पर बिठा दिया। ये तो पहले भी कर सकते थे। नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रह गई क्या राजनीति में, आतिशी?
संदीप जी, वो देखिए, ये डिबेट कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार होने के बाद इस्तीफा देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो बिल है, आज हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को जब उन्होंने इस्तीफा दिया 2 महीने पहले देना चाहिए था, 2 महीने बाद देना चाहिए था, कैसे देना चाहिए था, ईमेल पे देना चाहिए था, चिट्ठी लिख के देना चाहिए था। ये आज चर्चा का मुद्दा नहीं है। चर्चा का मुद्दा आज ये है कि इस बिल के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से विपक्ष की सरकारें गिराने का एक और तरीका भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ लिया है। आप मुझे बताइए, आप किसी एक विपक्ष की सरकार के मुख्यमंत्री पर और सब मंत्रियों पे केस कर दें, ये तो सबको पता है कि किसी भी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता बनते हैं, बाकी सीनियर नेता मंत्री बनते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री को और सब मंत्रियों को एक बार में गिरफ्तार कर दीजिए तो आपने जो कहते हैं ना डीकैपिटेशन कर दिया, उस पार्टी का, उस सरकार का धड़ ही हटा दिया, कोई नेता उस पार्टी में छोड़ा ही नहीं, तो फिर आप बिल्कुल काबिज हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक एक करके लोकतंत्र की हर संस्था को, इलेक्शन कमीशन को, और अब आप इस तरह, अब आप देखिए कि इस कानून के माध्यम से सरकारों को गिराने का भारतीय जनता पार्टी प्रावधान कर रही है। ठीक है, अभिषेक झा आतिशी मोटी बात जो कह रही हैं वो ये, पहले तो आप वोट चोरी कर रहे थे, अब सत्ता चोरी, मुख्यमंत्री की कुर्सी की चोरी पर आमादा हो गई है एनडीए, खास बीजेपी। अगर आप सर्वे भी करवा ले संदीप जी, तो आज जो विधेयक पेश हुआ है उसके बाद से जनता का क्या मूड हो तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि जनता भी चाहती है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि भी अगर पद पर रहकर कोई गलती करते हैं, उन पर आरोप लगते हैं, उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में नैतिकता का परिचय दिया जाए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया जाए। हमने कई उदाहरण देखे हैं जहां नैतिकता के आधार पर लोगों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी है इस विधेयक की? क्योंकि हाल के दिनों में कुछ ऐसे हैं, नहीं, नैतिकता वगैरह का तो, नैतिकता के नाम पर अब इस्तीफे तो दिए नहीं जाते। राजनाथ सिंह ने कहा ना, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं दिए जाते। इस्तीफे आप लोग मांगते थे जब विपक्ष में थे, अब देते नहीं है जब से सत्ता में आए हैं। हमें नहीं लगता है, आपने बिहार में भी कई उदाहरण देखे होंगे जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सिटिंग मंत्रियों से इस्तीफा लिया है जब उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। लेकिन इस बात पर क्या जस्टिफिकेशन देंगे? आतिशी जी जा चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक उदाहरण इस देश में पेश कर दिया कि कैसे कोई मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे से सरकार चलाता है। हमें लगता है कि लोकतंत्र में आरोप और दोष में फर्क नहीं होता क्या अभिषेक? आरोप तो आप मुझ पर लगा दो, अभी जो ये कह रही थी आतिशी और सुरेंद्र राजपूत ने भी ये बात कही, पीएमएलए का कोई कानून, कोई केस मेरे ऊपर लगा दो, उसमें तो 6 महीने जमानत ही नहीं होगी। अगर मैं कहीं का मुख्यमंत्री हूं तो मैं तो गया मुख्यमंत्री पद से। अच्छा, पद इतना इंपॉर्टेंट होती नहीं ना, 6 महीने से पहले जमानत तो नहीं होती ना पीएमएलए में। कहावत है संदीप जी की देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। कहीं कुछ मामले होते हैं तब आरोप लगते हैं। अच्छा, अगर कोई किसी व्यक्ति पर गलत आरोप लगे हैं, इसके भी हमने कई दृष्टांत देखे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे तो वो अपने पद पर दोबारा आ सकते हैं। पद जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। 96% सीबीआई के, ईडी के केस वो विपक्षी नेताओं पर लगाए जाते हैं, कन्विक्शन रेट 4% है। 96% केस विपक्षी नेताओं पर हैं पिछले 10 सालों में। तो क्या किया आपके यहाँ तो सब दूध के धुले हैं। विपक्ष के लोगों की बात को मान लिया जाए और जिस तरह चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इनकी दुखती रग को दबा दिया मैं तो गया सत्ता है। पक्ष की बात मानने को तैयार हूं। अजित पवार के बारे में क्या कहा करते थे, देवेंद्र फडणवीस क्या कहते थे? चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। 3 दिन पहले जब वो एनडीए में आए, उससे 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा, 70,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया। इनाम क्या दिया 3 दिन बाद? उनको वित्त मंत्री बना दिया, महाराष्ट्र का, और खजाने की चाबी दे दी। सारी फाइलें बंद, केस क्लोज, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धो दिए गए, कपड़े उज्जवल हो गए, साफ हो गए। मैं जवाब देता हूं संदीप जी। जी प्लीज। कुछ चुनिंदा उदाहरणों के माध्यम से, अलग नैरेटिव के माध्यम से इस विधेयक के इंपॉर्टेंस को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जब प्रधानमंत्री इसके दायरे में है, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश के मंत्री इसके दायरे में है, तो हमें व्यापक तरीके से सोचना चाहिए। वो ठीक है, कागजों में अच्छा लगता है ना,
पर आप किसके खिलाफ कार्रवाई करोगे, किसके खिलाफ नहीं करोगे, किसके खिलाफ अच्छा, एक फाइलें बात बंद हो बताइए। जाएंगी, गो स्लो हो अमित शाह- जाएगा। हिमंता अमित बिस्वा शाह जी शर्मा पर- से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर नारायण राणे से लेकर बीएस येदियुरप्पा से लेकर न जाने कितनी लंबी फेहरिस्त है, गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगा मैं। ये संदीप जी, हम मुद्दे से डाइवर्ट नहीं हो सकते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि कौन किस दल में गया, किस पर क्या आरोप लगे और किसको बरी कर दिया गया। ये सारे मामले न्यायालय के सामने हैं और हमें लगता है कि न्यायालय पर आपको भी भरोसा है, मुझको भी भरोसा है, देश के आम कहां है नागरिक को न्यायालय भी के इस पर सामने? हिमंता बिस्वा भरोसा है। शर्मा के केस का क्या हुआ? अजित पवार के केस का क्या हुआ? प्रफुल्ल पटेल तो दाऊद इब्राहिम के साथ गलबैयां कर रहे थे, एयर इंडिया में जबरदस्त घोटाला किया था, क्या हुआ? कोर्ट से रिकॉर्ड निकलवाकर हम हर केस की अद्यतन स्थिति का आकलन कर सकते हैं, लेकिन इस केस तरह से क्लोजर हो ध्यान चुके हैं भटकाकर इनमें से इस बहुत बिल के- सारे। इस विधेयक के इंपॉर्टेंस को कम नहीं कर सकते हैं। हमारे विपक्ष के साथी इतने क्यों चिंतित हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? इतनी बेचैनी नहीं, ये क्यों है? अभी भाई, याद जनता क्यों चाहती आई? है कि उसका या आप प्रतिनिधि थोड़ी ईमानदार आंखें तो नहीं तरेरने लगे? आपका मतलब, आप क्योंकि अहम घटक हैं, वो चंद्रबाबू नायडू की खबरें आ रही हैं, वो थोड़ा राहुल गांधी से मिल रहे थे, तो मुख्यमंत्रियों को बताया जा रहा है सत्ता छीनी भी जा सकती है, ज्यादा उछलो मत। हमें नहीं लगता है कि ये नैरेटिव कहीं से भी चलाना, स्थापित करना उचित होगा। हम भी एनडीए के एक इंपॉर्टेंट घटक दल हैं और नीतीश कुमार जी ने राजनीति में हमेशा सुचिता का परिचय दिया है और हम पूर्ण समर्थन करते हैं ऐसे विधेयक का और स्वागत भी करते हैं। विपक्ष के साथियों की स्थिति वैसी ही हो गई है। आप कि उस स्वागत वर्ष की करते हैं, जब- ठीक है, और शुद्धिकरण होना चाहिए, नैतिकता की सिर्फ दुहाई ना दी जाए, वो नैतिकता का पालन करते हुए भी राजनीतिक दलों को दिखना चाहिए। इसमें इतनी बड़ी चिंता क्या है सुरेंद्र राजपूत? देखिए, नैतिकता का पालन अगर करना होता तो नैतिकता का पालन तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेघवाल साहब को करना चाहिए या अश्वनी वैष्णव को। अश्वनी वैष्णव के जमाने में सबसे ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हुई, इस्तीफा दिया क्या उन्होंने? नहीं दिया। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा तो आधी बात मैंने कह दी थी, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा, आतिशी की बात को मैं रिपीट नहीं करूंगा और आपकी बातों को भी मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं आपको 3-4 चीजें और नहीं बताता हूं संदीप भाई, जहां से मैंने छोड़ा था मैं वहीं पर करता हूं। 5000 केस विपक्ष के ऊपर है, वो भी आपने बता दिया। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, छोटी सी बात है, इस बिल को इन्हें सेलेक्ट कमेटी में ही भेजना था, तो सेलेक्ट कमेटी में भेजने की जगह इन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले वाइडर कंसल्टेशन किया नहीं, तो क्यों नहीं किया? आप बताइए। इस बिल को पास तो कराना नहीं था इनको, पहले इन्होंने कहा था ये बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, हम सेलेक्ट कमेटी में भेजेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी निगाहें कहीं हैं और निशाना कहीं है। आप इस बिल के मकसद को, आपका थोड़ा मकसद समझाइए है ना राहुल इसे। गांधी की कहां यात्रा है को निगाहें, डिस्टर्ब कहां है करना, निशाना? मीडिया का अटेंशन। जी है, मैं बताता हूं ना कहां कि है राहुल निगाहें, गांधी कहां जी है की निशाना? यात्रा को कहीं ना जी, कहीं प्लीज। डिस्टर्ब करना, मीडिया में आप सुनिए सर, आप जैसे एक आध लोग जो है राहुल गांधी की यात्रा को मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा रहे हैं, उनको भी जो है इस बिल के ऊपर ले आना, आप बात समझिए। और दूसरा, मैं थोड़े हल्के तरीके से कह रहा हूं, इसको बहुत सीरियस नहीं ना ले मेरे भाजपा के मित्र। कहीं ऐसा तो नहीं ये बिल अमित शाह ने इसलिए पेश किया हो कि 75 साल के नरेंद्र मोदी हो रहे हैं 17 सितंबर को, अगर वो नहीं नीचे उतरे तो उनको भी 30 दिन का करके कहीं चलता करने की तैयारी तो नहीं है अमित शाह जी की। ये जरूर आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अमित, क्या नाम, संदीप भाई, ये खुलासा आपके उसमें है लेकिन हल्के ढंग पर है। अब आप एक चीज को देखिए ना कि विधायक को 30 दिन की जेल हो जाएगी, और विधायक को जब जेल होती है उसका तो उसकी विधायकी भी आगे जाने लगेगी। आप अभी मंत्री, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो कल की डेट में विधायक की जो विधायकी है वो भी आपकी, क्या नाम, आप भेज दोगे, उस क्या नाम जगह को भी खाली करोगे। मूल रूप से ये लोकतंत्र पर कब्जा करने की तैयारी है। जो लोकतंत्र पर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं, आज तो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, कल ये एमपी की और एमएलए की भी बात करेंगे। आज इनकी सरकार है, कल आपकी भी कोई आएगी। आदमी जेल जो रहा है राहुल गांधी तो कहते हैं अभी मोदी की सरकार है, हमारी आएगी तो तीनों चुनाव आयुक्तों को के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो 2029 में अगर यहां पर राजनीतिक बदले, प्रतिशोध की भावना से अगर इस कानून, अगर ये जब भी कानून बने इस्तेमाल होता है, तो आप भी इसका बेजा इस्तेमाल कर लेना, आपका भी नंबर आ जाएगा। नहीं सर,
हम इसको, इस कानून को बनने ही नहीं देंगे, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की जननी 562 रियासतों को एक करके कांग्रेस ने इस देश का, हिंदुस्तान का नक्शा दिया है। आप बताइए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के डीएनए में कांग्रेस है। कांग्रेस ने संविधान बनाया है आम आदमी को अधिकार देने के लिए। राहुल गांधी गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं। राहुल गांधी नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, महिला को, नौजवान को, किसान को अधिकार देने के लिए बीजेपी ने लगाई थी। उस वक्त जनसंघ था, प्रचंड गर्मी में लगातार जा, आपातकाल तो जनसंघ ने लगाया होगा जी। नहीं, आपातकाल कांग्रेस ने लगाया था और हमने उसकी माफी मांगी थी। और पहला मेरे ख्याल से पूरा केस होगा संदीप भाई, पूरी दुनिया का पहला केस होगा आपातकाल के बाद, जब संसद बैठी थी। तो जब आपातकाल की क्या नाम भर्त्सना की गई थी संसद के अंदर, इंदिरा गांधी जी जिसने स्वयं आपातकाल लगाया था, उन्होंने भी उस आपातकाल की भर्त्सना की थी। अगर किसी से गलती हुई और उसने गलती की क्षमा मांगी है और उसकी भर्त्सना की है, उसके बाद क्या आप उनकी गलतियों के पीछे अपने आप को छुपाएंगे? इस तरीके की बेवकूफियां, फिजूल की, जाहिलपने की बातें करेंगे? जिन लोगों ने आपातकाल लगाया था, माफी मांगी, आज की डेट में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, उस आपातकाल की कोई माफी मांग रहा है? कोई सुनवाई है कहीं पर? आप बताइए, कहीं पर भी अगर आपकी सुनवाई हो तो वोटों की चोरी हो रही है, खुलेआम चोरी हो रही है, और ज्ञानेश गुप्ता खुलेआम धमकी दे रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है। किसके शह पर दे रहा है? आपके सामने है किसकी शह पर दे रहा है। लगातार हम कह रहे हैं कि 1 लाख वोट एक कंस्टिट्यूएंसी महादेवपुरा में चोरी हुए हैं, वो कह रहा है छोटी मोटी गलती। 20% वोटर लिस्ट फ्रॉड है। मानसिकता तो आपके नेता ने भी दिखा दी। धमकी का जवाब तो धमकी दिया ही कि देख लेंगे, हमारा नंबर आएगा, आपको टांग देंगे। कुछ यही अंदाज था ना ये कहना कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे ज्ञानेश गुप्ता और बाकी तो चुनाव आयुक्तों पर भी। नहीं, ये अंदाज नहीं था। नहीं संदीप भाई, ये अंदाज नहीं था। उनको ये कहा गया कि आप विधि सम्मत काम कीजिए, कानून सम्मत काम कीजिए, वरना कानून आपको जब आप रिटायर भी हो जाएंगे तब भी खोज के लाएगा। क्यों? किसी अपराधी को नहीं खोजा जाना चाहिए। ओसामा बिन लादेन को कब खोजा गया था? आप ये मत सोचिएगा मैं ज्ञानेश गुप्ता की ओसामा बिन लादेन से तुलना कर रहा हूं, कहीं आज की डेट में ऐसा भी हो जाता है। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर कोई अपराधी है, अपराधी अपराध करके छुपेगा नहीं, कानून उसको पकड़ेगा। और ये बात राहुल गांधी ने धमकी में नहीं की, ये विधि सम्मत यहाँ पर वही अपराधी, कोई भी आरोपी हो, अपराध और आरोप और दोष में क्या फर्क भी करना जरूरी हो जाता है कि वाजपेयी आप तो वकील हैं, आरोप लग गया, 30 दिन जेल में हो गए, 31वें दिन मुझे पद छोड़ना पड़ेगा अगर 5 साल से ऊपर की सजा है, पर ये तो आरोप है, आरोप को साबित भी तो करना होता है ना। संदीप जी, ये कानून की जरूरत क्यों महसूस हुई, पहले इस बात को समझना होगा। ये परिस्थितियों से उपजा हुआ कानून है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हेमंत सोरेन, क्या किया इन लोगों ने? हेमंत सोरेन ने चलो दे दिया था रिजिग्नेशन, बाकी लोगों ने क्या किया? कानून का जो वैक्यूम था उसका फायदा उठाया, नहीं इस्तीफा दिया इन्होंने। तो अगर उस वैक्यूम को भरा जा रहा है, वैक्यूम था, वैक्यूम ये था कि उसमें नहीं। एक सेकेंड, उसमें इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं था। ये अगर बिल आएगा, बिल पास हो जाएगा, तो इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों तो आप 11 साल बाद याद क्यों आ रहा है? हाँ, ये अभी याद क्यों आया? परिस्थितियां एनडीए को, बीजेपी को, परिस्थितियां अरविंद केजरीवाल ने पैदा की, सत्येंद्र जैन ने पैदा की, मनीष सिसोदिया ने पैदा की, जेल में रहे, इस्तीफा नहीं दिया। तो उस वैक्यूम को अगर पूरा जेल किया में चक्की पीसिंग तो अजित पवार के बारे में भी कहा जा रहा था कि जेल भेजेंगे। अजित पवार तो जेल नहीं गए, अजित पवार तो जेल नहीं गए कई बार। हाँ, नहीं गए ना जेल, अजित पवार तो जेल नहीं गए। सवाल ये है जो जेल जाएगा, 3 दिन बाद उनको खजाने की चाबी सौंप दी, वित्त मंत्री बना दिया, 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले को। ये आने वाला कानून उस पे लागू होगा जो 30 दिन जेल में रहे। कानून 96% अगर ईडी और सीबीआई के केस विपक्ष के नेताओं पर ही होंगे, बाकी सब जो भी बीजेपी के साथ आ जाए वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर तो एक तरफा कार्रवाई होती दिखेगी ये वाजपेयी। इसीलिए कानून को, बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा, वहां बैठ के गहन विचार विमर्श होंगे सारी पार्टियों। तो पहले डराया जा रहा है लोगों को। नहीं, कोई डराना नहीं है। आप कुछ आंखें तो नहीं तरेरने लगे, आप लोगों को भी डराया जा रहा है। ये सवाल ये इस बात का है कि अगर कोई मंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा, तो उस पर छींटा क्यों होगा? क्यों जेल जाएगा?
राजनीति को स्वच्छ करने की जरूरत है। ये समय आ गया है और इसीलिए पहले आपने लगातार नाम लिए अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र, 1 रुपए की भी ट्रेल मिली है अभी तक? भाई ट्रेल तो मिलेगी। इतने दिन हो गए, सत्येंद्र जैन 2 साल जेल, 1.5 साल मनीष सिसोदिया, 177 दिन अरविंद केजरीवाल, 1 रुपए की ट्रेल दिखा पाई है ईडी अभी तक? ऐसा है ना, ट्रायल चलेगा। एक केस में इन्वेस्टिगेशन क्लोज हुई है, बाकी में खुली हुई है। ट्रायल चलेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। और एक बात और ध्यान रखिए, किसी तो राजनीतिक वध हो जाएगा तब तक तो किसी का 30 दिन बाद उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा, तो और वो सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता। सालों साल लगते हैं केस का डिसाइड होने में। जो आदमी 30 दिन जेल रहेगा, क्यों सत्ता में रहेगा? क्यों सत्ता में लोलितता रहेगा? क्यों शासन की लालच? पीएमएलए में आप तो वकील हैं, अच्छा मुझे ये बता दीजिए, आप मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मुझ पर पीएमएलए का केस लग जाता है, कितने दिनों में बेल दिला देंगे आप मुझे? अच्छा एक बात बताइए, पीएमएलए में लोग डिस्चार्ज नहीं हुए क्या? आप पूरी दोस्ती यारी मेरे साथ निभाएंगे ना? पीएमएलए में डिस्चार्ज हुए लोग के नहीं हुए, डिपेंड करता है फैक्ट्स क्या है। कितने दिनों बाद? अरे कितने दिनों बाद? 3 महीने में, 6 महीने, 3 साल, 30 दिन में एक केस बताइए पीएमएलए में किसी को बेल मिली हो तो पूरे भारत में? मैं बताता हूँ, एक केस बताइए। मैं बताता हूँ आपको, खाली पीएमएलए नहीं है, इसके अलावा आपको याद होगा एनएसए भी है। मैं सिर्फ पीएमएलए, आप देखिए फिर आप रहे हैं, पिन पॉइंटेड रखते हैं ना चर्चा को। बिल्कुल रखो। पीएमएलए केस में इस देश में 30 दिन में किसको बेल मिली है? मेरी जानकारी में ऐसा कोई केस नहीं है कोई 30 दिन में मिली हो बेल। बिल्कुल सही है। और ये ऑब्जेक्शन तो बस पीएमएलए लगा दो और राजनीतिक वनवास। इसीलिए अभी कानून तो नहीं बना, जेपीसी में जाएगा, जेपीसी में गहन विचार विमर्श होगा। इसीलिए मैंने कहा खाली पीएमएलए नहीं है, कानून तो नहीं बना, पर इस तरह के आवाज गई। देखिए हमारा सीधा कहना यह है कि पीएमएलए जैसे 7-8 कानून इस देश में और हैं जिसमें ऑनर शिफ्ट हो जाता है, चाहे वो टेररिस्ट का एक्ट है, टाडा है, पोटा है, मीसा है, मीसा पहले हुआ करता था, अपनी एनएसए है, यूडब्ल्यूपीए है, इस तरह के एक्ट हैं जिसमें बेल का प्रावधान बड़ा कड़ा है। और ये मैं बात बड़ी जागरूकता से बता रहा हूँ कि जेपीसी में ये मुद्दा आएगा और ये सरकार जागरूक सरकार है। खाली ये नहीं कह सकते कि इसका मिसयूज होगा। मिसयूज तो बहुत से कानूनों का पहले भी हुआ है, मिसयूज तो 356 का भी हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 90 बार उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये तो मिसयूज की वजह से कोई कानून न बनाया जाए, ये तर्क सम्मत नहीं होगा, ये सदैव गलत होगा। और इसके पीछे कोई मंशा नहीं है, कोई विरोधियों को परेशान करने की नियत हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद को कटघरे में नहीं। देखिए वो जो बात जो एक बात है ना, वो वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है जो कि खुदा तुमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये कानून जो बना है ये कोई साधारण संशोधन नहीं है, ये संवैधानिक संशोधन है, ये साधारण बिल नहीं है। इसके तहत आईपीसी के, सीआरपीसी का जो बीएनएस है, ये तमाम तरह के जो धाराएं हैं इससे संबद्ध होंगी। और आपने बहुत साफ साफ कह दिया, जो देश में पीएमएलए एक्ट है जिसका ईडी प्रयोग कर रही है, अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को क्या कहा है? ईडी को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप हमारा मुंह मत खोलवाइए, और आप पूरी तरह से जो प्रयोग कर रहे हैं, आप किसी कानून का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब देश के एक कानून बना, इससे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ बना, दल बदल कानून बना, दल बदल कानून का भारतीय जनता पार्टी ने कितना प्रयोग किया आपने देखा होगा, कहां उसको लागू होने दिया। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में क्या लागू होने दिया? अब जब दल बदल कानून न लागू हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि अब दल ही तोड़ देती है। इसका मोटा मोटा साफ ये इस बिल का, इस कानून का मोटा मोटा संदेश ये है कि देश में जो भी विपक्ष का मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, उसे पीएमएलए एक्ट में 30 दिन जेल रखा जाएगा, इसके बाद उसे हटा दिया जाएगा। तो जब किसी भी राजनीतिक दल का मुखिया ही हटा दिया जाएगा और जनमानस में ये परसेप्शन बनेगा कि ये 30 दिन तक इन्होंने तो जेल में रहे और इनकी चली गई, तो जो दोषी था, जो दोषी उसको करार दिया जाएगा।
जो व्यक्ति सिर्फ जिसको न्यायालय नहीं करेगी उसको सरकार कर देगी। और ये इसलिए कानून लाया गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वोट की चोरी, SIR की चोरी जो है, सारी चोरियां आप पकड़ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जो इनके तानाशाही दीवारें हैं उसको समाजवादी लोग और जो भी लोकतंत्र और जमहूरियत को मानने वाले लोग हैं वो फांद रहे हैं। तो ये अरे भाई, किसी को सजा सुना दी गई तो भी आप सत्ता के मुंह में ऐसा हठयोग दिखाएं, आप जेल में बैठे रहें और अपने मंत्री पद या अपने मुख्यमंत्री पद से हटने का नाम ना लें। इतना अगर ये अगर इज दैट अ हैप्पी सिचुएशन? क्या ऐसा होना चाहिए? अगर नैतिकता का अगर बात होगी तो इस देश में सबसे पहले नैतिक बल किसमें होने चाहिए? किसके सरकार में एक हवाई जहाज गिरी और 255 लोग मारे गए? क्या देश के विमानन मंत्री का इस्तीफा हुआ? क्या रोज रेल की घटनाएं होती हैं उनका इस्तीफा हुआ? क्या इसी गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं और इनके कारिंदे बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक कहते हैं कि लाखों लोग इस देश में अवैध रूप से आ गए। तो गृह मंत्री ने ली जिम्मेदारी? क्या चाइना अक्साई चीन पे अपना हाईवे बना रहा है, गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदारी लिए हैं क्या? इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जरा नैतिक बल दिखाएं, देखते हैं हम लोग कितना इनका नैतिक बल है। तो दूसरे के लिए कितना ड्रैकोनियन कानून हो जाए, जो हमारा लोकतंत्र, लोकशाही के जो मूल्य और मर्यादा हैं वो कैसे छिन्न भिन्न कर दिए जाएं। अब कैसे मोदी जी चुने हुए प्रधानमंत्री से अब तानाशाह में तब्दील हो जाएं। अब ये हिटलर होना चाहते हैं, मुसोलिनी होना चाहते हैं। तो अब उसके लिए तो विपक्ष कम से कम इतना भी बना नहीं ना। कानून बना कहां है? जेपीसी में चला गया है, वहां पर विमर्श कीजिए, इसका विरोध कीजिए। जो प्रावधान आपको गैर वाजिब लगते हैं उनको रोक दीजिए, थाम दीजिए। ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और ये कानून जो ये कोई साधारण संशोधन नहीं है। न्यायविद हैं, भले दरबारीगिरी करते हैं कुछ लोग, हमारे बड़े भाई हैं बैठे हैं, लेकिन कम से कम न्यायविद हैं, ये जानते होंगे ये कोई साधारण संशोधन या धन संशोधन नहीं है, ये संवैधानिक संशोधन है। इसके करने के लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए। तो इसीलिए तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून क्यों नहीं ला रहे हैं कि देश में जो पेपर लीक होगा, तो जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, एक ऐसा कानून लाइए ना। चर्चा हो जाए। जी के मनन, मैंने जो सवाल पूछा उसको थोड़ा मुकम्मल भी कर दिया है कि वाजपेयी ने। PMLA में तो एक भी केस नहीं होगा। आप अगर कोई जानकारी इससे अतिरिक्त हो तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। मेरी जानकारी है आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ PMLA में जिसमें आरोपी को 30 दिन में जमानत मिल गई हो। AK वाजपेयी ने कहा नहीं, 6-7 और हैं, उसमें टाडा, UPA, UAPA, बाकी सब कानून भी आ जाते हैं। फिर तो इनमें से किसी की भी धारा आप पर लगा दो, आपका तो राजनीतिक करियर तबाह, बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। किसी भी मेरा तो ख्याल है, जो मैं अभी तक आपकी जितनी भी बहस सुनी है, जितने भी नेताओं को, मेरा ख्याल नेताओं के लिए कानून अब अलग बना दूँ, आम नागरिक के लिए अलग बना दूँ। इन नेताओं को जेल नहीं होनी चाहिए। ये कुछ भी करें, ये चोरियाँ करें, डकैतियाँ करें, चीटिंग करें, ये धन कमाएं, ये एक इंडस्ट्री बन गई है। पॉलिटिक्स इज एन इंडस्ट्री। मैं आपको एक नहीं 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं। कल तक सड़क छाप थे, अब अरबोंपति के, अब कितनी कोठियां। छोड़ दो इन बातों को। आज जो विषय था वो कानून, जो आज संवैधानिक अमेंडमेंट आ रही है उस पे था, उस पे तो किसी ने बात ही नहीं अभी तक करी है। उसमें अच्छाई भी देखो, समाज के साथ जुड़ी हुई बातें क्या हैं। उसमें एक ये भी है, मैं इनको बता दूं कि SHO अगर केस रजिस्टर नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको कितनी सजा होगी ये भी है उसमें। अगर आपने किसी ने झूठा केस किसी के खिलाफ रजिस्टर किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसके लिए केस रजिस्टर होगा, ये भी इस कानून में है। ये नहीं है भाई अकेला कानून एक ही है। आप PMLA पे चले गए, ठीक कहा वाजपेयी ने, बहुत से ऐसे एक्ट हैं, बहुत से ऐसे सेक्शन हैं उनमें जिनमें बेल 6 महीने, 8 महीने, 2-2, 3-3 साल नहीं होती। 376 में बेल नहीं होती, UAPA में नहीं होती, पॉक्सो में नहीं होती और मर्डर में नहीं होती। दुनिया भर के ऐसी केसेज हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है कि लालू जी ने रिजाइन करके राबड़ी जी बनी थी, नैतिकता के आधार पे रिजाइन नहीं किया था उन्होंने। अडवाणी जी ने रिजाइन नहीं किया। शरद यादव थे, वो मंत्री नहीं बन पाए थे। 2.5 लाख रुपए का केस था उनका। नैतिकता कोई चीज होती है। सबने अपने अपने नेताओं की अपना बचाव किया। सारी बहस में अडवाणी जैन हवाला केस में नाम आया, उन्होंने राजनीति से हटे। वो नहीं, ये बात तो सही है।
मनन मेरी साहब, मेरी बात सुनो। आप जो कह रहे हैं मैं उस बिल्कुल विषय I'm में on the जाना same नहीं page, चाहता पर संदीप जी। मेरा सवाल कैसे ये हुआ, है कैसे कि नहीं हुआ, विपक्ष के सवाल नेताओं ये है कि पर कानून 96%, एक बार सुनिए ना सर, 96% केसेस, सर सुनिए तो, 96% केसेस सीबीआई ईडी के विपक्ष पर होंगे तो एक तरफा कार्रवाई भी तो हो रही है। बिल्कुल होनी चाहिए नैतिकता, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर कानून का बेजा इस्तेमाल भी एक बड़ी समस्या हो सकती है क्या? जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, अपना केस क्वैश करा लेना, कि ये इनोसेंट है, झूठा केस है। अरविंद केजरीवाल जी गए थे ना दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना, नहीं हुआ था ना क्वैश। एक और देखो, सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज से 10 साल पहले कहा था कि डे टू डे ट्रायल होने चाहिए एटलीस्ट पॉलिटिशियंस के और ब्यूरोक्रेट्स के, जो भी रिश्वत में पकड़े जाते हैं या ऐसे किसी केस में पकड़े जाते हैं जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा पे देखिए, अरविंद केजरीवाल पर केस चला, आरोप के आधार पर गिरफ्तारी हो गई। हेमंता बिस्वा की हुई, शुभेंदु अधिकारी की हुई नहीं, होती अजित पवार की हुई क्या, नारायण राणे की हुई क्या? टिप्पणी सर नहीं करूंगा अजीत पवार पे। आप इधर उधर क्यों लेके जाना चाहते हो सारी बहस को? मैं कह रहा हूं, यह कानून आज क्या है, इस पे बहस करो। कानून क्या बन रहा है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया, कानून इस्तेमाल कैसे होगा, किस पर होगा, क्या वो भी एक सवाल है। संशोधन होगा नहीं, उसका जवाब तो चाहिए होगा ना मनन साहब। विजय त्रिवेदी, कानून अच्छा है, इन लेटर बहुत अच्छा है, इन स्पिरिट उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उसका विश्लेषण भी जरूरी हो जाता है ना, जब ऐसे कानून को लाने की तैयारी में हो सरकार। बिल्कुल संदीप जी, आपने बहुत अच्छे से बहस उसको की है, और लेटर एंड स्पिरिट की दोनों बातें आपने की है। और आपके मित्र ही आपको नहीं बचा सकते वाजपेयी जी, तो कौन बचाएगा देश को? यदि आपको हो गई तो वो तो जमानत दिलवा नहीं सकते 30 दिन में, तो मुश्किल वो नहीं है। देखिए, गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में लोकलाज जरूरी है, लेकिन वो लोकतंत्र और लोकलाज क्या नैतिकता के इसी पैमाने पर आ रहा है? आप इस बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, अरविंद जी को और इनको छोड़ दीजिए। अरविंद जी की बात करेंगे तो सत्येंद्र जी की बात कर लीजिए, वो कितने समय जेल रहे और सीबीआई ने केस क्लोजर कर दिया। याद किया कीजिए ना, हेमंत सोरेन का भी केस याद कीजिए। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा क्या है, इससे थोड़ा सा गहरा है, जिस पर चर्चा करनी चाहिए हमें, कि क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है कानून, कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई केस में किया कि भी राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है, सरकार को बर्खास्त नहीं करेगा, हाउस डिसाइड करेगा। और यहां आपने डिसाइड कर दिया कि गवर्नर साहब 30 दिन के बाद उसको सरकार को गिरा देंगे। और 30 दिन की जो जमानत इसी बात पर ऐतराज दर्ज भी करा रही है ममता बनर्जी। मैं तो कह रहा हूं ना, और 30 दिन की जमानत, 30 दिन तो जेल किसी को भी आप कैसे भी रख सकते हो। 30 दिन जेल में रखना कानून का मसला नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। और इतने सारे कानून का तो आपने जिक्र कर दिया, पीएमएलए का और तमाम का, जिसमें 30 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो भाई देखिए, दो चीजें हैं लोकतंत्र में, लोकलाज और करप्शन की नैतिकता की बात यह है कि जो फैसला हो जाए, सरकार को जरूरत क्यों महसूस हुई? अब असली सवाल, एक मैं आपसे जवाब चाहूंगा, एक कंक्लूडिंग एडिटोरियल टेक आपका 30 सेकंड में विजय। अब क्यों लेकर आई सरकार ये शुद्धिकरण की जरूरत क्यों महसूस की? शुद्धिकरण वो एक नैतिकता का एक जो पूरा कलर है उसके साथ वो आई है, उसमें कोई परेशानी नहीं। यदि आप उसको फिर लेटर पर देखेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आप इस पर विरोध करेंगे तो आप कहेंगे नैतिकता का विरोध कर रहे हैं। विजय, आवाज आ रही है? मतलब और ये ताकि सनद रहे ना, वाजपेयी जी की जो इधर उधर सब लोग बैठे हैं सहयोगी, उनको सनद रहनी चाहिए। मुझे लगता है विजय तक आवाज नहीं जा रही है, कुछ साउंड में दिक्कत है। पर जो राजनीतिक व्यवस्था में, जो हमारी राजनीति में, सत्ता में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो शुद्धिकरण की ये कोशिश उसे दूर करेगी, या इसमें राजनीतिक घमासान जो है वो और भीषण होता दिखाई देगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।